दोस्तों, रेकी हीलिंग फाउंडेशन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि आर कुमार, आपका हेल्थ और वेलनेस कोच और इंटीग्रेटेड थेरेपी एक्सपर्ट। रेकी हीलिंग फाउंडेशन के इस चैनल पर अब तक आप हेल्थ, वेलनेस, मानसिक और परामानसिक विज्ञान के बारे में हजारों वीडियो और ज्ञान विज्ञान की बातें सुनते रहे हैं, समझते रहे हैं और अपना ज्ञान वर्धन करते रहे हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम विशेष है। इस पूरे ज्ञान विज्ञान की बातें समझाने के पीछे जो व्यक्तित्व है, जो शख्सियत है, उसका व्यक्तित्व भी विविधताओं से और सीखने की और ज्ञान से भरा पड़ा है। रेकी हीलिंग फाउंडेशन के 5 लाख से ज्यादा दर्शक कई बार यह मांग करते रहे हैं कि इस समूचे ज्ञान के पीछे के जो व्यक्तित्व है, उनके आपकी इन्हीं बातों को ध्यान में रख के मैं आज आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें हम जानेंगे रेकी हीलिंग फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर एनके शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व को। आज जिस मुकाम पर रेकी हीलिंग फाउंडेशन पहुंचा है, जो विश्व की सबसे बड़ी रेकी हीलिंग संस्था है, वहां तक पहुंचने के पीछे डॉक्टर एनके शर्मा का व्यक्तित्व किन लगातार कैसे रूपांतरित होता रहा और आज जिस रूप में आप उनको देख पा रहे हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, वह आज हम जानेंगे। इसके पहले कि मैं डॉक्टर एनके शर्मा, जो रेकी हीलिंग फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन हैं, उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को आपके सामने प्रस्तुत करें, हम आपके सामने आपको यह बताना चाहेंगे कि रेकी हीलिंग फाउंडेशन आज किस मुकाम पर है। रेकी हीलिंग फाउंडेशन आज दुनिया की सबसे बड़ी रेकी संस्था है। पिछले 30 वर्षों में 8 लाख से ज्यादा रेकी हीलर्स बनाने वाली यह संस्था रेकी के क्षेत्र में दुनिया में रिकॉर्ड बना चुकी है और यह एक ऐतिहासिक घटना है, 8 लाख लोग रेकी हीलर बनाना। इसके अतिरिक्त पास्ट लाइफ यानी पुनर्जन्म, पूर्व जन्म के क्षेत्र में और भविष्य के जन्म, फ्यूचर लाइफ के क्षेत्र में भी इस संस्था ने ऐतिहासिक कार्य किया है और विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। 5000 लोगों को एक साथ पास्ट लाइफ की ट्रेनिंग देना, उनको पूर्व जन्म में ले जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक और अनूठी घटना है। साथ ही 33,000 लोगों को अब तक यह संस्था डॉक्टर एनके शर्मा के नेतृत्व में पूर्व जन्म को दिखा चुकी है, उनको पूर्व जन्म में ले जा चुकी है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अभी कुछ पिछले ही वर्षों में 5000 से ज्यादा लोगों को एक साथ लाइव रेकी सिखाना एक और पूरी दुनिया के इतिहास में एक अनूठी घटना बनाना, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, यह भी रेकी हीलिंग फाउंडेशन के नाम है। इससे भी बड़ी घटना रेकी के क्षेत्र में दुनिया की अनूठी घटना रेकी हीलिंग फाउंडेशन के साथ यह हुई कि 6 जून 2021 को एक ही दिन में ऑनलाइन लगभग 49,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ रेकी सीखी, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और शायद विश्व इतिहास में यह दोहराना भी बड़ा मुश्किल है। 177 से ज्यादा देश और विदेश के ऑनर्स और पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर एनके शर्मा अपने आप में एक संस्था है। इसके अतिरिक्त भारत की लगभग अज्ञात हो चुकी, लुप्त प्राय हो चुकी वैदिक विद्याओं को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी डॉक्टर एनके शर्मा के नेतृत्व में रेकी हीलिंग फाउंडेशन को जाता है। जैसे रेकी विज्ञान, पूर्व जन्म की विद्या, डाउजिंग, टेलीपैथी इत्यादि जो लगभग लुप्त हो चुकी है लेकिन भारतीय विद्याएं हैं, उनको भी पुनर्जीवित करना और दुनिया के सामने वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करना, उसको वैज्ञानिक आधार देना, यह भी रेकी हीलिंग फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त कैंसर के उपचार के क्षेत्र में डॉक्टर एनके शर्मा ने पायोनियरिंग वर्क किया है। यह विश्व इतिहास की अनूठी घटना है कि एक व्यक्ति ने लगभग 18,000 से ज्यादा कैंसर रोगियों पर कार्य किया है और हजारों लोगों को इसमें से कैंसर से मुक्ति दिलाई है। भारत के 2 राष्ट्रपतियों डॉक्टर श्री आर वेंकटरमन और श्री ज्ञानी जैल सिंह एवं भारत के 2 प्रधानमंत्रियों श्री मोरारजी देसाई एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों के स्वास्थ्य सलाहकार रहना और इसके अतिरिक्त भारत के फिल्म स्टार्स और शीर्ष के उद्योगपतियों के स्वास्थ्य सलाहकार रहने का श्रेय भी डॉक्टर एनके शर्मा को मिला है। यह इतने समृद्ध व्यक्तित्व के धनी इस मुकाम पर कैसे पहुंचे डॉक्टर एनके शर्मा, आज उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे और आपके सामने एक अनूठा कार्यक्रम जो आपको सीख भी देगी,
जो आपको हंसाएगी भी, जो आपको प्रेरणा भी देगी, जो आपको नई ऊर्जा से भर देगी और जो आपको सोचने के लिए मजबूर भी करेगी कि कोई आदमी, एक सामान्य सा मानव कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है। आज इस कार्यक्रम से आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए इस कार्यक्रम में। आज का यह कार्यक्रम इन अर्थों में विशेष होने जा रहा है कि आप हंसेंगे भी, सोचेंगे भी, ध्यान भी करेंगे, सीखेंगे भी और जोश से भी भर जाएंगे और प्रेरणा से भर जाएंगे। इन अर्थों में यह कार्यक्रम विशेष है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर NK शर्मा से मैं आपका परिचय कराता हूं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम। नमस्कार रवि जी, नमस्कार सबको। डॉक्टर साहब, रेकी हीलिंग फाउंडेशन की के बारे में कहें तो जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि नाना विधि संता, ये कहानी है कि कितने विषय, मैंने तो अपने शब्दों में कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश की, फिर भी बहुत सारी बातें रह गई। लेकिन आज तक आपने जो इतना ज्ञान लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने ले आए, लेकिन दर्शकों को अब ये जानना है कि वास्तव में ये डॉक्टर NK शर्मा हैं कौन, कहां से शुरू हुए और आज यहां तक पहुंचे कैसे। तो आप अपने जीवन के कुछ पहलुओं को, उन पहलुओं को बताइए जो अब तक अछूता रहा है। देखिए, वैसे तो मेरे पिताजी राजस्थान से आज से कोई 100 साल पहले बेंगलोर आ गए थे और बेंगलोर में ही उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया। तो हम लोग चूंकि एक ब्राह्मण परिवार से हैं और मेरे पिताजी को पूजा पाठ और साधनाओं में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा कभी पैसा नहीं कमा पाए और उस चक्कर में हम बहुत ही समझिए कि घटिया स्कूलों में पढ़े सरकारी स्कूलों में पढ़े। उस समय की हालत तो बहुत ख़राब थी। तो सरकारी स्कूलों में पढ़े जहाँ फीस नहीं लगती थी क्योंकि पैसे थे नहीं, और जो भी पढ़ाई करते रहे तो माँ जो है सिलाई कर करके उसने मेरी पढ़ाई मुझे पूरी करवाई। और साथ ही साथ में चूँकि मुझे संगीत का भी शौक़ रहा तो उसके चक्कर में जो है मैं खुद भी संगीत के ट्यूशन कर करके जो है मैं किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया। तो इतनी गरीबी की हालत थी कि हम ब्राह्मण होने के नाते मुझे करीब मुझे याद है कि 17-18 साल की उम्र तक हम लोग जो है घर घर जाकर सीधा मांग के लेके आते थे। सीधा का मतलब होता है कि आटा चावल दाल लोग देते हैं ब्राह्मणों को, तो वो हम उसको ब्राह्मण वृत्ति मानते थे और हम अपना अधिकार मानते थे, तो इसीलिए बड़े शान से जाते थे और लेकर भी आते थे। और इस तरह से हमारा परिवार मतलब जो है पलता रहा। और उसके बाद में चूँकि हम ब्राह्मण थे तो हमें हमारे घर में कुछ पंचांग मंगाए जाते थे और वो पंचांग मुझे हर दुकान में जा कर जो है उसको मुझे बेचना होता था, जेब अपने एक थैली में रखकर। तो इस तरह का जीवन जो गरीबी में जैसे एक हर व्यक्ति जीता है, मजदूरी करता है, तो यूँ समझ लें हमने भी वो मजदूरी वाला जीवन जिया। तो इस तरह खैर किसी तरह मैंने ग्रेजुएशन अपना पूरा किया। लेकिन इसी बीच में जो है मेरी माँ का जो है देहांत हो गया और बहुत जल्दी उम्र में, और वो उनका दवाओं से ही उनका जो है बहुत एक प्रकार से डॉक्टर ने ही उनको मारा, मैं ऐसे कह सकता हूँ, मतलब क्योंकि वो दवाओं की शिकार होकर बहुत जल्दी उम्र में चली गई। तब से मुझे दवाओं के प्रति एक विरोध मेरे अंदर आ गया। और चूँकि मेरी माँ जब बीमार थी तो प्राकृतिक चिकित्सा के संपर्क में भी थी, तो मुझे प्राकृतिक चिकित्सकों के पास जाकर उनके क्लिनिक पर मुझे कई उनके लिटरेचर किताबें पढ़ने को भी मिली। तो मुझे अपने आप वो एकदम इंटरेस्ट आता चला गया कि हर आदमी को प्राकृतिक आहार और प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। तो वहाँ से मेरा प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन के प्रति और प्राकृतिक आहार के प्रति भी मेरा एक स्वाभाविक आकर्षण अपने आप बनता चला गया, आप यूँ समझ लें। और इसके बाद में चूँकि हम एक ऐसे परिवार से थे कि जहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद में भी मेरे पिताजी ने जो है ये कोशिश की कि मैं किसी तरह नौकरी करूं, मतलब मैं कोई नौकरी करूं और किसी तरह, मतलब मेरा एक जो पारंपरिक जो सोच होती है। तो मैंने कई दुकानों में नौकरी की, अकाउंटेंट की भी नौकरी की, ग्रेजुएशन के बाद में कई दुकानों में मैंने सेल्समैन की भी नौकरी की, क्योंकि उस समय तक मेरे माइंड में
मैं क्या जीवन में रास्ता पकड़ूंगा वो मुझे पता नहीं था। कारण क्या था कि चूंकि मैं उस समय संगीत का शौकीन था और मेरा करीब समझे 15-16 साल की उम्र से मैंने अपना ऑर्केस्ट्रा बनाना शुरू कर दिया था और मैं 18-20 साल की उम्र तक मैंने स्टेज शो भी शुरू कर दिए थे मैंने। तो उसके कारण जो है मेरा काफ़ी नाम जो है काफ़ी पॉपुलर होता चला गया। हालांकि मेरी हालत नहीं थी कि मैं बड़े बड़े स्टेज शो कर सकूं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हिम्मत थी या सोच थी मेरे पास में। और तो मैं जिन लोगों को भी जाके कहता कि मैं देखिए मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, आप थोड़ी मेरी मदद कर दो, तो वो लोग जो है मेरी मदद करते थे। और वो हॉल बुक करा देना है कि टिकट प्रिंट करा देना है या और भी कई तरह के, किसी ने बैनर का पैसा दे दिया। तो ये इस तरह की जो चीज़ें थी ना, पैसा न भी होते हुए मैंने लोगों से पूरी मदद ले लेकर भी मैंने बड़े बड़े म्यूजिकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, मतलब जहां चाह वहां राह वाली थियरी पे आप चलते रहे। और दर्शकों में आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि आज डॉक्टर एनके शर्मा की जो बातें हम सुन रहे हैं, वो डॉक्टर एनके शर्मा वो हैं जिनके सेमिनार और जिनके वर्कशॉप इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोपीय देशों में और दुनिया के कई देशों में सेमिनार लगते हैं और यूरोपियन और अमेरिकन और एनआरआईज इनके सेमिनार में भाग लेते हैं, सुनने आते हैं, सीखने आते हैं। वो डॉक्टर एनके शर्मा जिनका जीवन घोर गरीबी से शुरू हुआ और जिन्होंने कहा, आपको अभी बताया कि सीधा लेकर, सीधा मतलब ब्राह्मणों जो घर घर जो चावल दाल मांगते थे वहां से जीवन की शुरुआत हुई। तो कितनी प्रेरणास्पद ये कहानी होने जा रही है, आप ध्यान से सुनना। और चूंकि मेरी मदर जल्दी चली गई थी तो मेरे फादर अकेले और मेरी सिस्टर छोटी थी, तो अब घर में खाना बनाने वाला कोई था नहीं। तो फिर पूरा घर में सुबह दोपहर शाम खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरे कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं आप। तो 2 साल मुझे मेरे घर में नौकरी के अलावा भी मुझे खाना बना के मतलब फादर को और अपनी बहन को जो है पालना पड़ा। तो उसके कारण कुकिंग की जो है ना मेरी आदत पड़ गई। मेरी आप यूँ समझ लें। तो ये कुकिंग जो है बाद में मेरे कब काम आई, मैं बाद में आपको अभी आगे बताऊंगा। तो इस तरह से ये सारा मतलब म्यूजिकल लाइफ में रहते हुए और बड़ा जद्दोजहद करते हुए मैंने काफ़ी बड़े बड़े संगीत के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। नंद किशोर म्यूजिकल नाइट, शबे गज़ल और मुकेश नाइट, शंकर जयकिशन नाइट, ऐसे बहुत सारे, यानी कि ऐसे ऐसे काम किए कि जो एक प्रकार से असंभव से थे। एक समय था कि मुझे गाने का शौक था, तो मुझे लोग चांस नहीं देते थे, तो मैं जा के गणेश के उत्सव में मैं लोगों से मांगता था कि मुझे एक चांस दे दो। कई स्टेज शो होते थे तो जाके कहता था कि अरे भाई मुझे एक गाने का चांस दे दो ना, अगर निराश हो जाओ तो मुझे भगा देना, मुझे मार देना, कुछ भी कर देना। तो मैं चैलेंज लेता था उनको और लोग खैर उसमें से कई लोग मुझे चांस देते भी थे और उसके कारण फिर मैं धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो गया। और एक समय ऐसा भी था कि चूंकि मैं बेंगलुरु में ही बड़ा हुआ और एक जैन आसपास के सारे परिवार उन्हीं के समझो के संपर्क में ज़्यादा रहा, तो मैं जैन उनके जो मंडल होते थे उनके अंदर मैं काफ़ी भजन और ये सब करता था और रातों तक मतलब जाग कर जो है कई तरह की संगीत संध्याएं करता था मैं उस समय। तो मतलब एक संगीत का जीवन मेरा पूर्वार्ध जो है एक प्रकार से समझे 25 साल की उम्र तक मैं पूरी तरह संगीत में रमा रहा। तो मेरे अंदर इसीलिए मेरे पास कोई विजन नहीं था कि मैं आगे जाकर क्या करूंगा, ऐसा मुझे। तो डॉक्टर शर्मा एक कुकिंग एक्सपर्ट बन गए, डॉक्टर शर्मा अकाउंटेंट बन गए, डॉक्टर शर्मा गायक और म्यूजिशियन और म्यूजिकल नाइट आयोजित करने वाले व्यक्तित्व बन गए और डॉक्टर शर्मा बाद में हीलर बन गए। जी। तो खैर तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं तो संगीतकार ही बनूंगा। अब लेकिन जो मेरा लाइफ का जो सबसे बड़ा जो टर्न आया ना, वो क्या हुआ कि मेरी करीब 20 साल की उम्र में एक सगाई हो गई। तो वो एक बिजनेस परिवार था, तो वो लड़की वाले ने थोड़े दिनों के बाद में मेरी सगाई तोड़ दी, ये कहते हुए कि क्या मेरी बेटी को ढोल बजा के रास्ते में नचवाएगा, मतलब ये गायक, ये संगीतकार क्या खिलाएगा पिलाएगा। तो बिजनेसमैन का एटीट्यूड कुछ अलग ही होता है।
तो उसने जब सगाई तोड़ी तो मेरे को बहुत गुस्सा आया और मेरे अंदर आक्रोश पैदा हो गया और मैंने कहा कि बेटा मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बन के बताऊंगा तो पछताएगा मुझे छोड़ के। तो उस दिन के बाद से ना फिर मेरे अंदर एक आग लग गई कि यार कुछ बड़ा काम करना चाहिए, मैं एक बड़ा आदमी बन के रहूंगा। मेरे अंदर बड़ा आदमी बनने का जुनून था ही नहीं, मुझे पता भी नहीं था। मैं तो ये उसने ट्रिगर का काम कर दिया। तो कमाल ये है दर्शकों कि अगर आज ये कार्यक्रम वो सगाई तोड़ने वाली लोग अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए भी एक बहुत मजेदार ये किस्सा होने वाला है। तो सगाई तोड़ने के कारण देखिए एक प्रकार से हीन भाव तो आता नहीं भाई, यार मेरे एक लड़के के साथ सगाई तोड़ दी, मतलब मुझे ऐसा मेरे में क्या कमी है, ऐसे होते हैं ना। तो मैंने कहा अब मैं इनको बड़ा आदमी बन के बताऊंगा। तो मैंने ऐसा देखा कि उन्होंने मेरे अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया और मेरे अंदर शेर था ऐसा मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई। मैं आज भी उसको धन्यवाद देता हूँ। इसी परिस्थिति में लोग डॉक्टर साहब कहीं निराशा से भर के और जीवन के नकारात्मकता से भर जाते हैं, लेकिन आप सकारात्मक ऊर्जा से नहीं। मैं तो जाके बोला अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तू पछताएगा मुझे छोड़ के। ये एक मेरे अंदर एक डायलॉग आया। तो मैं फिर बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़ने लगा। तो मेरे दिमाग में आया कि यार जब ये इतने लोग गरीबी से उठकर बड़े बड़े ऊंचाई पे पहुंच गए, मैं क्यों नहीं बन सकता? मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरे को भगवान ने कोई कम बना के भेजा है क्या? ये सब क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। तो फिर मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए, चलो दुनिया में आया हूं तो कुछ तो बड़ा करके जाऊंगा। देखिए पहली बार सपना और विजन आए तो सही माइंड में, पहले तो वो भी नहीं था मेरे दिमाग में। मैं तो ये सोचता था कि मेरी भी शादी वादी हो जाएगी और मेरे भी 2-4 बच्चे हो जाएंगे और 2-4 हज़ार की नौकरी कर आके मेरा जीवन जी लूंगा। इससे आगे तो कोई जीवन है ही नहीं, क्योंकि मेरे परिवार में सब वही काम कर रहे थे। तो इससे आगे कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, और ना मेरे परिवार में कोई बड़ा काम करने की इंस्पिरेशन देने वाले कोई आदमी भी थे, क्योंकि सारे मेरे चाचा काका काकी वो भी सब यही काम धंधा करते थे कि भिक्षावर्ती करना, पंडिताई करना, पूजा पाठ करना। तो ऐसा कोई बड़ी सोच का कोई सवाल ही नहीं। कोई प्रेरणा आपके जीवन में ऐसी नहीं थी जो आपको मोटिवेट करके बहुत बड़े सपने देखने? अरे भाई घर में साइकिल तक नहीं थी, बता रहा हूँ। साइकिल भी भाड़े पे लेके आते थे हम लोग, हमारी तो हालत ऐसी थी। तो अब कोई आदमी कितना सोचेगा, लेकिन खैर वो सब उसके कारण जो है फिर मैंने मुझे ये लगा कि भाई मुझे प्राकृतिक चिकित्सक बनना है, मतलब क्योंकि उस तरह मेरा आकर्षण था। तो फिर मैंने मतलब बैंगलोर छोड़ दिया और फिर मैं बॉम्बे चला आया वास्तव में। तो बम्बई चला आया तो बम्बई में कोई पहचान नहीं थी मेरी। बड़ी मुश्किल से इक्के दुक्के कोई पहचान लेकर आया। ये चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा की भूख कैसे जगी आप में? नहीं, मैंने कहा ना कि मेरी माँ जो थी ना वो चूंकि थोड़ी ओबेस थी, थोड़ा वजन था उनका, तो वो प्राकृतिक चिकित्सा में अक्सर जाती थी अपना वजन घटाने के लिए। वो कई तरह के कटी स्नान में, स्टीम बाथ में, ये मतलब फलाहार पे रहना नहीं, ये करना नहीं, वो सब उसको करने की आदत थी। तो मैं उसके साथ हमेशा उस क्लिनिक पे जाता रहता था, डॉक्टर की क्लिनिक पे। तो मुझे उसके कारण नेचुरोपैथी वहाँ उनके क्लिनिक पे किताबें पढ़ने को मिली, योग के बारे में, ध्यान के बारे में, खाने पीने के बारे में। तो वो देखते ही मुझे लगता था कि यार ये जिंदगी है यार, ये मजेदार जिंदगी है। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा डॉक्टर बनना है, मतलब अपने आप को जैसे बोलता है, देखिए आपको अवसर कोई दिया जाता है ना कोई, तो आप अगर वो आपके अनुकूल होती है आप तुरंत पकड़ लेते हैं उसको। तो मैंने वो प्राकृतिक चिकित्सा का भूत पकड़ लिया और मैंने कहा मैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर बनूंगा। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए वहां तो रह के मैं बन नहीं सकता था। तो फिर मैंने बम्बई जाना मैंने पसंद किया, क्योंकि मुझे संगीत के क्षेत्र में जाने का भी शौक था। इसलिए बम्बई गया कि मैं बोला मैं सिंगर भी बनूंगा और साथ ही साथ में मैंने कहा साथ में डॉक्टर भी करूंगा। मतलब दो विकल्प लेके चला। तो मुंबई के अंदर मैं वहाँ पे 5-6 महीने फिल्म इंडस्ट्री में रहा भी, और कहीं पर थोड़ा थोड़ा असिस्टेंट के रूप में, कोरस के रूप में गाया भी मैंने। लेकिन वहाँ के हालात देखकर, जो अच्छे अच्छे सिंगर्स, अच्छे अच्छे म्यूजिशियन की जिंदगी देखकर मैं वाकई में मतलब एक प्रकार से डर गया। मैंने कहा यार इतने सालों से रगड़ पट्टी कर रहे हैं तो भी इनको अभी तक पूरा चांस नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मेरी जिंदगी कई सारी फिल्म इंडस्ट्री में घिस के खत्म ना हो जाए। तो मतलब ये एक प्रकार से समझो, ये यहाँ मैंने अपने आप में एक प्रकार से सोचा कि देखो भाई संगीत, अगर मैं संगीतकार बन भी गया, मैं सिंगर बन भी गया तो 4 दिन की चांदनी भाई,
उससे अच्छा है एक ऐसा प्रोफेशन चुनो जो इससे मुझे भी लाभ मिले, लोगों को भी लाभ मिले। तो फिर मैंने सिंगिंग का थोड़ा स्लो डाउन कर दिया और मैंने सोचा मैं अब तो डॉक्टर ही बनूंगा बस। तो डॉक्टर बनने के लिए फिर मैंने स्टडी करनी शुरू की वहाँ पे। और लेकिन बॉम्बे में प्रॉब्लम क्या थी कि चूंकि बॉम्बे में कोई जानता नहीं था मेरा, और मैं बहुत ही ऐसे कहते ना कि कभी धर्मशाला में रुकता था, कभी किसी के घर जाकर मतलब रिक्वेस्ट करके उनके यहाँ रुकता था। क्यों, कोई पहचान नहीं तो घर में रखे कौन मुझे। तो फिर भी खैर इधर उधर कभी वहाँ ठहर गए, कभी किसी दोस्त के यहाँ ठहर गए, ऐसे कर करा के वो टाइम मतलब थोड़े दिन निकाले। तो लेकिन बॉम्बे में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जो म्यूजिकल मसाज सिखाते थे, म्यूजिकल मसाज। हाँ। और मैं चूंकि नेचुरोपैथी में वो डॉक्टर के साथ बेंगलोर में रहा हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे थोड़ी मालिश भी सिखाई थी, क्योंकि वो वहाँ पे मैं कई महीनों तक जाता रहा। तो वो मालिश की मुझे आदत पड़ गई और मुझे मालिश करना की बहुत अच्छी तकनीक आती थी, और मेरी मालिश बहुत अच्छी भी थी क्योंकि मुझे उसके अंदर बहुत माहिरात हासिल हो गई थी। तो मुझे, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी एक आदत है कि अगर मैं किसी क्षेत्र में अगर हाथ डालता हूँ ना तो उसको पूरा खा जाता हूँ, पी जाता हूँ, इनके मास्टर बन जाता हूँ। तो मैंने कहा अगर मालिश वाला हूँ तो सारा ऐसा मालिश वाला बनूंगा कि लोग कहेंगे कि इसका जैसा कोई नहीं है। तो ये मेरी एक आदत रही। तो उसके कारण मैंने एक म्यूजिकल मसाज मुझे सीखना था। तो म्यूजिकल मसाज सीखने के लिए एक डॉक्टर पेडर रोड पे डॉक्टर घोष रहते थे, तो उनके पास गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास जगह नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं बोला कि अभी हाँ डॉक्टर साहब, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब मैं सूरत से आया विशेष रूप से आपका इंटरव्यू करने और आपके जीवन पर थोड़ा रिसर्च किया, तो ये म्यूजिकल मसाज वाली घटना मुझे भी जानने को मिली। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग, जितनी इंटरेस्टिंग है उतना ही प्रेरणादायक भी है कि अगर आप आपके अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की गहरी इच्छा हो तो फिर वो काम होता ही है। यूनिवर्स, आप जरा उस घटना को जरा, जो प्रेरणा भी है और मजेदार भी है ये। तो मैं वो डॉक्टर के पास गया तो उसने मना कर दिया। तो मैं सोचा यार अब सीखना तो है लेकिन क्या करें, तो मना कर रहा है। तो मैंने फिर वापस दूसरी बार गया और फिर तीसरी बार गया, वो फिर मना करके धुतकार के मुझे भेज दे। लेकिन मैंने उसको फिर यह ऑफर दिया कि सर मैं आपके साथ फ्री काम करूंगा, मैं आपका खाना बना दूंगा। मैंने सुना आप 13 बार गए उसके पास। झाड़ू पोछा करूंगा। तो बहुत बातें करके उनको मनाता रहा कि मुझे रख ले किसी तरह। तो मैं 13 बार उसका मतलब दरवाजा खटखटाया मैंने। तो 13वीं बार में क्या हुआ, उसका नौकर बाई चांस जो ना उस दिन गांव चला गया छोड़ के। तो उसने जैसे उसने मुझे देखा, उसने कहा काम करेगा? हाँ, मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला आजा। तो उसने जैसे आजा बोला। तो अब मेरा काम क्या था, सुबह दोपहर शाम और मतलब 4 बार समझ एक प्रकार से, क्योंकि 4 कुंवारे मेडिकल डॉक्टर्स थे वहाँ रहते थे। और डॉक्टर घोष सीनियर थे, समझो वो अकेले, वो भी उनकी वाइफ वगैरह कोई बच्ची फैमिली नहीं थी, शायद उन्होंने शादी भी नहीं की थी। तो सारे इन डॉक्टरों के लिए सुबह दोपहर शाम और मतलब रात को खाना बनाना, यही काम था मेरा। और बाकी पूरे क्लिनिक का उनका झाड़ू पोछा करना। और जब मैं पूरा झाड़ू और कपड़े वगैरह धोना, मतलब जो घर के काम होते हैं, और तो वो सब कर करा के रात को 10-11 बजे जब सो जाते थे, तब मैं उनकी लाइब्रेरी में ऑफिस में जाकर मैं किताब देखकर मैं पढ़ता था या मैं कुछ सीखने की कोशिश करता था। ऐसी जिंदगी वहाँ निकली। 6 महीना करीब मैं उनके यहाँ रहा। और वो चूंकि बड़े फेमस भी थे, बड़े बड़े शबाना आदमी, कैफी आदमी, सितारा देवी जैसे कई लोगों के, उनके बड़े बड़े स्टार भी उनके यहाँ पे पेशेंट्स थे। तो उनके कारण मेरी उनके साथ पहचान भी हुई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो बॉम्बे वापस मैं डॉक्टर बन के आया। तो वो तो ठीक है, डॉक्टर तो बन गया, पर कोई जगह नहीं, कोई रहने की जगह नहीं। तो खैर बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि जो बोलता है जो कहीं सोने की थोड़ी जगह मिल जाए, बस ऐसे कुछ पैसे दे देवा के बड़ी वहाँ पे चौल होती है, चौल में ना कुछ छोटी छोटी जगहें मिल जाती है। तो वहाँ पर मैं किसी तरह रहा। और अब सवाल है कि अब पैसा कमाए तो कमाए कैसे, क्योंकि अब डॉक्टर भी बन गए हैं। तो अब मैं लोगों के साथ है ना मिलने जुलने लगा। और जरा सी भी कोई पहचान करवाता कहीं किसी से तो मैं उनको मिलने चला जाता। और वो कहते शर्मा जी कैसे आए? तो मैं कहता यहाँ पे एक पेशेंट को देखने आया था। हालांकि मैं तो कोई पेशेंट था नहीं मेरा। मैं बोलता यहाँ पेशेंट देखने आया था, इसीलिए मैं सोचा आपसे मिलता चलूं। तो उसने बोला आप क्या करते हैं शर्मा जी? तो मैं बोलता हूँ मैं उस समय मैं एक्चुअली पोलियो
पे काम करना शुरू किया था। अच्छा। तो मैं बोला मैं पोलियो पे काम करता हूँ। अच्छा पोलियो पे काम करते हैं, अब मेरा एक पेशेंट है उसको आप ठीक करोगे? मैंने कहा हाँ ठीक करूंगा। देखिए मैं सचमुच कोई अनुभव तो था नहीं पोलियो में ज़्यादा, लेकिन मैंने शुरुआत ही की थी। लेकिन मुझे ये था कि चैलेंज ले लो, यानी कि अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते ना तो आप सिखाने का वो जिम्मेदारी ले लो, तो फिर आप अंग्रेजी सीख ही जाओगे। तो मैंने वो सिस्टम से मैंने वो चैलेंज ले लिया, और चैलेंज लेकर मैं रात दिन पढ़ने लगा, सोचने लगा, रिसर्च करने लगा कि यार ये पोलियो में और क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे ठीक करूँ। और उसके कारण मैं थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट दे पाया उस मरीजों को, तो मेरा नाम थोड़ा हो गया, तो मुझे और थोड़े मरीज मिलने लगे। तो मतलब इस तरह से मेरा काम थोड़ा चल पड़ा। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे वो भी चूंकि पोलियो के एकदम रिजल्ट तो आता नहीं है, कई लोग महीने 2 महीने के बाद छोड़ भी देते थे। तो फिर वो, लेकिन भूखा मरने जैसी स्थिति थी, पैसा था नहीं जेब में, तो फिर सोचा क्या करें भाई। तो फिर हॉलीडे इनमें एक मसाजिस्ट चाहिए करके उनके लिए उन्होंने एक वो निकाली। अच्छा, ये डिग्री लेने के बाद आप वहाँ? हाँ, उसके मुंबई में फिर वापस दोबारा आया ना, मुंबई आया वापस। अच्छा। तो मुझे वहाँ पर एक मसाज का वो वैकेंसी निकली, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया हॉलीडे इन होटल में। तो वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाओ। अब मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था नहीं। मैंने एक डॉक्टर, नेचुरोपैथ डॉक्टर था, उसको कहा कि सर मैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। वो बहुत अच्छा डॉक्टर था, दिलदार था। उसने कहा कोई बात नहीं, कितने साल का चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका मैं असिस्टेंट हूँ करके उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। उस सर्टिफिकेट के कारण मुझे जॉब मिला, और मुझे स्विमिंग पूल इंचार्ज और ये सब चीज़ों के लिए मिला। तो मैं वो भी नहीं, 5-6 महीने का ही मेरा जॉब था हॉलीडे इन में, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े स्टारों से मिलना जुलना भी हुआ मेरा। तो मैं फिर बड़े बड़े स्टारों में मसाज करने के लिए जाने लगा, फिर प्राइवेटली भी। फिर मैंने मनमोहन देसाई है, और रमेश सिप्पी है जिसने शोले बनाई थी, और कादर खान है, प्राण है, और ऐसे मतलब गोविंदा है। तो इस तरह के काफ़ी जो स्टार होते थे ना, उनके यहाँ मैं मतलब उनको जाके मसाज करता था, और उससे मुझे थोड़ा पैसा मिल जाता था। मतलब वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थोड़ा पैसा कमाने की। और उसके बाद में ऐसा करते 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 एक समय ऐसा भी आया कि इतनी भूखमरी की मेरी हालत हो गई थी कि किसके पास जाके पैसा मांगूं, क्योंकि डॉक्टर हो गया था और ऐसे एकदम शर्म भी आती थी मांगने के लिए। तो मैंने देखा कि यार ये सैंडविच वाले जो है ना, ये रोज का कम से कम 100-200 सैंडविच बेच के अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो मैंने कहा ये करना भी कर सकते हैं, ये कम से कम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो मैंने फिर सैंडविच बना कर जो है, मैंने फैक्ट्री के बाहर मैंने 1-2 महीना करीब मैंने वो भी काम किया, और वो भी बेचने की कोशिश की। क्योंकि अब जब रास्ता ही नहीं कहीं जीने का, और जा के बार बार किससे पैसे मांगे, तो फिर मैंने कहा चलो ये भी करो। हाँ देखिए, इसमें एक चीज जो मैंने जो महसूस की कि जैसे कहते हैं ना कि मेरा जीवन जो है ना, मेरा चींटी की तरह हो गया था। यानी कि चींटी के आगे अगर एक दीवार रख दो ना तो वो मुड़ जाती है, फिर दीवार रखो तो फिर मुड़ जाती है, फिर देखो तो फिर मुड़ जाती है, और ज्यादा रखो तो ऊपर चढ़ जाती है। तो मेरी जिंदगी चींटी की तरह रही, मैं कहीं पर भी रुका नहीं। मैं जो भी हो जिएंगे। जीवन में इतना संघर्ष रहा, लेकिन कभी निराशा या हताशा नहीं आई? नहीं, उनका मजा लिया उल्टा। यानी कि अगर कुकिंग करनी तो मजा लिया, वो हॉलीडे इन में स्विमिंग पूल इंचार्ज बना तो मजा लिया। यानी कि जितने भी लोअर लेवल पे काम किया ना, सब में मजा लिया। यानी कि उसमें कोई दुख नहीं था कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। कितनी इंस्पायरिंग बात है कि जीवन में चाहे जितना भी संघर्ष हो, हम हार ना माने। और जैसे डॉक्टर साहब ने चींटी का उदाहरण दिया कि चाहे चारों तरफ से घेर लो तो चींटी ऊपर चढ़ने लग जाएगी। तो इस तरह से मतलब वहाँ पे खैर ये सब करते 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 वहाँ पे बॉम्बे में फिर एक बहुत बड़ी एक डॉक्टर एन विगमोर बोस्टन से आई थी, जो व्हीट ग्रास की प्रोमोटर थी। तो उन्होंने एक कैंप लगाया था। उस कैंप में मैं भी जाकर हिस्सा लिया, और मैंने अपने आप ऑफर किया कि मतलब कि मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट था। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात समझने की क्या मालूम है, कोई अवसर है ना तुम्हारी जिंदगी में आके पड़ता नहीं है, तुम्हें उसको पकड़ना पड़ता है। यानी कि मेरा जीवन में डायलॉग था कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़कर छीनी जाती है। तो मैंने अवसर को छीना, मतलब मैं लोगों को जानबूझ करके कम्युनिकेट करता था जा जाके, जिससे कि मेरा कुछ काम चले। और तो कम्युनिकेशन जितना अच्छा किया ना,
उतना मैं ग्रो करता चला गया। और तो ये कैंप भी लगाना, तो कैंप वालों ने थोड़ी मुझे बुलाया था, मैंने जाकर कैंप वालों को बोला कि सर मैं सेवा करना चाहता हूँ आपके कैंप में, क्योंकि मुझे मालूम है सब बड़े बड़े लोग आएंगे कैंप में, क्योंकि अमेरिकन आई है तो उसके साथ बड़े बड़े लोग आएंगे, मैं उनके सेवा में रहूंगा तो कोई पहचान हो जाएगी, मेरी पहचान हो जाएगी, तो कोई ना कोई किसी को मैं ऑफर भी करूंगा, भैया मुझे कोई जॉब दे दो, कुछ भी कर दो, मान लो। तो इस तरह से जो है वो काफी मतलब जिंदगी बनाने में समय बहुत लगा मुझे काफी। और तो खैर मैं सब करते करते वहां पर मुझे काफी बड़े बड़े लोग मिले, तो उसमें एक दूर के रिश्तेदार भी थे, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि अरे एक बड़े सोमानी जी हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक हनीकूम की बीमारी है, क्या तुम उनको ठीक कर दोगे? मैंने कहा हाँ कर देंगे। अब मैं तो देखो उस बीमारी का नाम भी नहीं सुना, लेकिन मेरी आदत थी कि चैलेंज ले लो बेटा, फिर बाद में करते रहना उसके ऊपर काम। तो ये एक आदत थी मेरी, तो उसके कारण मैंने वो चैलेंज लिया और उनका मैंने इलाज करना शुरू किया और मैंने स्टडी करनी शुरू की, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं जाना, उस पर पूरा अध्ययन किया। देखिए क्या होता है, आप जब तक चैलेंज नहीं मिला तो मैं स्टडी किसकी करूं। अब देखिए सर पे आके डंडा पड़ा तो फिर मुझे वो समझना पड़ा, तो फिर मैंने उनका मैंने इलाज किया, महीना 2 महीना वो, और उसमें अंदर उनको बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया। और उस इम्प्रूवमेंट के कारण उस समय मैंने उनके कान में बात डाल दी कि सर मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ, हाँ मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ और मुझे एक हॉस्पिटल खोलना है इस तरह से। तो उन्होंने तुरंत, क्योंकि मेरी सेवा को देख चुके थे। देखिए एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब किसी को सिंसियरली सेवा करते हो और आप उनको क्या कहते हैं कि अपनी ड्यूटी अच्छी तरह बजाते हो ना किसी काम में, तो सामने वाला आदमी परख लेता है कि इस आदमी में सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है और डेडिकेशन है इस आदमी में, और अपने सब्जेक्ट के अंदर ये एक्सपर्ट है। देखिए ये भाव जब सामने वाले को आता है ना, तो फिर आप अगर कोई ऑफर करते हो तभी तो वो आपको कोई हेल्प करेगा ना। तो मैंने अपनी वो 1 महीने में अपनी इम्प्रेशन उनके अंदर दी, तो उनको मैं जैसे ही मैंने कहा कि सर मैं ऐसे मुझे क्लिनिक खोलना है, मैं कोई जगह मुझे मिल जाए तो मैं और अच्छी बड़ी बड़ी बीमारियों पे काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी चौपाटी के ऊपर जगह है, 30 बेड की एक मतलब बिल्डिंग खाली पड़ी है, ट्रस्ट की है, तो वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, तुम जाके खोल दो जाओ। अब एकदम समुद्र के सामने मुंबई के, यह एक आपको बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया मरीन ड्राइव के ऊपर। वो भी कुछ लोग संघर्षों में बिखर जाते हैं और डॉक्टर इनके शर्मा जैसे लोग संघर्षों में निखर जाते हैं। तो मरीन ड्राइव पे जो है फिर मैंने वहाँ नेचुरल हेल्थ इंस्टीट्यूट खोला। हालांकि उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, आप अपने आप जो करना है करो। अब मेरे पास हॉस्पिटल लिए तो लिया, जगह भी ले ली, एक पेंट कराने के भी पैसे नहीं है, एक स्टेथोस्कोप लाने के लिए पैसे नहीं, कोई सामान के पैसे नहीं, बिल्कुल। अब क्या करूं? तो फिर खैर मेरे पेशेंट जो कुछ बन गए थे उनके पास जाकर रिक्वेस्ट की कि भाई एक 2000 रुपया दे दो, किसी से कहा 1000 रुपया दे दो। ऐसे पैसे इकट्ठे कर करके किसी तरह पेंट करवाया, थोड़े सामान लेकर आया और हॉस्पिटल चालू किया। और चालू करते 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 किस चीज का हॉस्पिटल? नेचुरल हेल्थ, नेचुरोपैथी का नेचुरल हेल्थ इंस्टीट्यूट के नाम से खोला। और उसके अंदर मैंने चौपाटी पे, और कैंसर मैंने सबसे पहले पकड़ा, क्योंकि वो जो कैंप लगा था ना उसमें कैंसर के मरीज बहुत थे, और मैंने वो कैंसर के मरीजों को देखकर ही मेरे अंदर प्रोत्साहन आया कि यार इतने खतरनाक मरीज है, तुम इन पे काम करो। क्यों? जितना आप चैलेंजिंग टास्क पे काम करते हो ना, आपकी रिकॉग्निशन बहुत जल्दी होती है और आपकी एक पहचान बनती है। मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी विषय में अगर आप अपनी यूनिकनेस नहीं पैदा करते ना, तो आपको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। मैं बोला मैं अगर ऑर्डिनरी नेचुरोपैथ बन गया तो दुनिया में मेरी पूछ नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कैंसर पे काम करूंगा। और एक डिफिकल्ट टास्क पे काम करते हो ना, तो देन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ। आप चैलेंज, तो आपने बढ़ के चुनौतियां ली। जहाँ जानबूझ करके मैं चुनौती लेता चला गया लाइफ में। यानी कि मैंने लाइफ में चुनौती ली, चाहे म्यूजिक लाइफ है तो भी चुनौती ली, चाहे डिजीज पे काम करना चुनौती ली, बम्बई आना था कोई पहचान नहीं तो भी चुनौती ले ली। यानी कि बॉम्बे में जरा सोचो, कोई पहचानता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, और आके बॉम्बे में रगड़ पट्टी कर करके जीना वहां पे आसान काम नहीं था, चुनौती ले ली। तो चुनौती लेने की जो आदत थी ना, उसके कारण, और हार नहीं मानी कभी जिंदगी में, निराश नहीं। और वो फिर एक समय आया कि 3, 4, 6 महीने के अंदर अंदर मेरा वो हॉस्पिटल चल निकला। क्यों? मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था कैंसर में, बड़ी बड़ी बीमारियों पे। वहाँ कैंसर के पेशेंट ज्यादा थे, और वेटिंग लिस्ट चलती थी मेरे वहां पे, वेटिंग लिस्ट।
और इतना पॉपुलर हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मोरारजी देसाई जैसे लोग जो वहाँ मरीन ड्राइव पे रहते थे, वो भी मेरे यहाँ विजिट मोरारजी देसाई जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, बाद में बने प्रधानमंत्री, उस समय नहीं थे। हाँ। और उसके बाद में कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास वहाँ आने लगे। क्यों? मेरा काम काफ़ी पॉपुलर होने लगा, काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स भी मेरे वहाँ आने लग गए इस तरह से। तो ऐसे करते करते ऐसा समय आया कि मेरे कम से कम मेरे पास 18-20 स्टाफ मुझे वहाँ रखने पड़े, और उसमें हॉस्पिटल चलाया मतलब इस तरह से। तो देखिए, तो आज जिस बॉम्बे में जहाँ मैं खुद ही सड़क के फुटपाथ पे रहने वाला लड़का था, वो एक दिन वो चौपाटी में जाकर एक राजा की तरह वहाँ पे एक डॉक्टर की तरह बैठकर जो है लोगों को बड़ा हॉस्पिटल, और वो भी कैंसर जैसी बीमारी। और मैंने आप पर जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि लगभग 18,000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट पर आपने काम किया और हजारों लोगों को ठीक किया। बिल्कुल, 40 साल हो गए भाई, 40 साल हो गए काम करते हुए। तो इस तरह से अपने आप में ये पूरी दुनिया में यह बात खुद रिसर्च की बात है। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात और क्या थी मालूम है कि मैं चूंकि बहुत स्ट्रगल और खाने पीने का कोई ये नहीं है, मतलब कोई बोलते हैं ना अपना खुद अकेला था, तो कभी खाने पीने मतलब टाइम मिली तो खा लिया, नहीं खाया, तो ये बहुत अस्त व्यस्त जीवन रहा मेरा। तो उसके कारण मैं फिर एक भयंकर रूप से बीमार भी पड़ गया मैं। तो बीमार पड़ गया तो अब मेरे सामने मैं कोशिश करता रहा कि मैं संभालूं किसी भी तरह, लेकिन 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। तो अंत में मैं क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरे को हो गया, तो फिर मैंने हॉस्पिटल मुझे बंद करना पड़ा, और बंद करके मुझे किसी को सुपुर्द कर देना पड़ा कि भाई तुम संभालो, मैं तो अब नहीं हैंडल कर सकता, मेरी ताकत नहीं है अब। तो और एकदम वो हॉस्पिटल छोड़ देने के कारण जो है, क्योंकि ऐसी स्थिति हुई कि सब कुछ बेचना पड़ा मतलब मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल ड्यूटी पे आ ही नहीं पा रहा था। तो आप इतने बीमार खुद कैसे हो गए? नहीं, उसका कारण आप क्या मानते हैं? नहीं, वो जैसे कहते हैं ना कि सैंडविच खा लिया, पाव भाजी खा ली, वड़ा पाव खा लिया, और मुंबई के जो पॉपुलर मूंगफली खा ली, भेलपुरी खा ली, मतलब कभी सही ढंग का घर तो था नहीं कोई मेरा, कोई किचन मेरा था नहीं, कोई साथी मेरा कोई था नहीं, तो इसलिए जो मिला जो खाता चला गया, बस सीधी बात है ऐसे। लेकिन उसी बीच में फिर शादी भी हो गई डॉक्टर सविता से, तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग संभलने लगे थे, लेकिन फिर भी मेरा काफ़ी पुराना जो इतिहास था खाने पीने का, तो वो उसने मुझे काफ़ी बड़े बीमार, मतलब लंग्स में प्रॉब्लम होने लग गई, मेरी किडनी जो खराब हुई थी एक बार, वो वापस थोड़ी प्रॉब्लम आने लग गई, तो इस तरह की स्थिति आने लग गई। तो फिर मैं समझ गया कि हॉस्पिटल नहीं जा सकता, लेकिन माइंड में ये था कि आज मैं ये हॉस्पिटल छोड़ रहा हूँ कि जिसको आज हमने क्रिएट किया अपने इच्छाओं से, सपनों से, तो मैंने कहा आई एम द क्रिएटर, तो मैंने कहा फिर पैदा कर दूंगा। अगर ये हॉस्पिटल नहीं आज मेरे हाथ में से जा रहा है तो आई एम द क्रिएटर, मैं फिर पैदा कर दूंगा। यह कॉन्फिडेंस, ये मेरा कॉन्फिडेंस था। मैं कहा साला अरे क्रिएट तो हमने किया ना भाई, मतलब आज विश्वास किसका है, विजन किसका है, एक्शन किसका है, तो मैंने कहा ये हमारा है ना, तो मैंने कहा फिर पैदा करूंगा। तो फिर पैदा करने के चक्कर में अब ये बीच का जो हालत था ना, जब हॉस्पिटल छोड़ दिया, ये बड़ी थोड़ी मेरे जीवन की सबसे खतरनाक हालत ये थी, क्योंकि इसमें डॉक्टर सविता शादी करके मेरे साथ जुड़ चुकी थी, और घर नहीं अब मेरे पास रहने के लिए, क्योंकि वो तो मैंने हॉस्पिटल दे दिया किसी को। और अब मैं रेलवे कॉलोनी में मुंबई में बांद्रा के अंदर एक मकान के अंदर एक कॉर्नर मिलता था पलंग भाड़े पे, वो पलंग हमने 300 रुपये का भाड़े का महीने का लिया। अब लेकिन 300 रुपया भी देने की हालत नहीं थी हमारी, तो ऐसी हालत थी क्योंकि ज़्यादा हम उतना सेव करते नहीं थे उस समय। तो उस समय फिर हम लोग क्या करते थे कि अब डॉक्टर है, तो मेरे जो असिस्टेंट जो मालिश वाले थे जो मैंने रखे थे, उनको मैं कहता था यार कोई मालिश वाला कोई पेशेंट है तो बता देना जरा, क्योंकि एक बार आप इज्जत कमा लेते हो ना बड़े पोस्ट होके, तो फिर आप जाके ना आप किसी से मांग नहीं सकते फिर उस ढंग से, क्योंकि लोग आपको अलग ढंग से देख रहे होते हैं। तो मैं बोला यार अब मैं जो मेरे पहचान के लोग उनके पास जाके कैसे बोलूं कि आप मुझे कुछ काम दे दो, मान लो। तो खैर उन लोगों ने मुझे 2-4 पेशेंट दिए, मैंने किस तरह कमाया। और बल्कि ऐसा भी समय आ गया कि मैं
गांव से शहद मंगवा के मैं अपने पेशेंट जो मेरे थे एक ज़माने में, उनके घर जा जाकर मैं कहता था कि मैं इधर से ही निकल रहा था, बहुत अच्छी शहद आई है तो आप ये शहद ले लीजिए, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन करके मैं बेच देता था। मतलब ऐसे कर कर करके जो है हम वाइफ एंड हस्बैंड ने, मतलब जैसे मतलब रोज की रोटी जो है वो हम लोगों ने किसी तरह खाई, यूँ समझते हैं। तो वो, लेकिन चूंकि हमारा काम इतना पॉपुलर हो चुका था, हमारा नाम हो चुका था, तो ये 2-3 महीने तक ये स्थिति चली। लेकिन फिर मोरारजी देसाई को पता चला कि हमने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, तो उन्होंने स्वराज्य आश्रम बारडोली से उन्होंने अपने 2 सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को भेजा कि जाओ शर्मा जी वहाँ पे, मतलब बारडोली गुजरात में, कि वो फ्री हो गए हैं, उनको यहाँ पे बुलाओ, यहाँ हॉस्पिटल खोलो, अगर वहाँ नहीं चला रहे हैं तो वो मेरे पास ढूंढते ढूंढते मुझे आए, मोरारजी देसाई के लोग आपके पास आए और उन्होंने कहा स्वराज्य आश्रम बारडोली चलो और वहाँ पे एक सेंटर खोलेंगे, अपना बढ़िया हॉस्पिटल खोलेंगे, हमारे पास बहुत जगह है। तो हमें होप आ गई, मैंने कहा अच्छी बात है, चलो भाई। तो खैर वहाँ चले गए स्वराज्य आश्रम बारडोली, और वहाँ जाकर अब लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या थी, गांधीयन लोग जो होते हैं ना, ये देखिए इनके आदर्श अच्छे तो होंगे लेकिन पैसों के मामले में बड़े कंजूस होते हैं। वो अभी सेक्रेटरी कहता है मैं खुद 300 रुपये लेता हूँ, तो मैं आपको 300 रुपये से ज़्यादा कैसे दे सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो जीने के लिए चाहिए ना, मेरा परिवार पालना है। तो खैर बड़ी मुश्किल से वो उतना जो लड़ा के मेरे 750 तनख्वाह मेरी, 750 तनख्वाह मैडम की, एक उतनी तनख्वाह में हमें एक मकान दे दिया और रहने के लिए, और हम वहाँ पे काम करने लग गए। तो खैर वहाँ पर भी कैंसर पे काम किया हमने। तो काम करते करते इतने पॉपुलर हो गए कि न्यूज़पेपर में हमारे समाचार छप गए जोरदार। कैंसर के पेशेंट अच्छे ठीक होने लगे, ठीक होने लगे। उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब लोगों ने उनके इंटरव्यू जो है हमने प्रेस वालों को दिए, जो ठीक हो गए थे, तो उसके कारण गुजरात में पूरा नाम हो गया। तो बड़े बड़े शुगर इंडस्ट्री वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि क्या आप कैंसर कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, कैंसर हम ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल करेंगे। तो मैंने फिर स्वराज्य आश्रम में उनकी जॉब को मैंने थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कि ये बड़े बड़े काम करने हैं। तो फिर उन्होंने 60 दिन के अनावल करके एक जगह है वहाँ पर, वहाँ उन्होंने मंदिर में 60 दिन का कैंप लगाया, और तो शुगर फैक्ट्री वाली थे सारे, और इस तरह से गण देवी में उन्होंने कैंप लगाया, ऐसे वलसाड़ करके जगह वहाँ पर कैंप लगाया। तो ऐसे कैंसर के बड़े बड़े मेरे कैंप लगे। तो उसके अंदर मेरा इतना नाम हुआ कि, और उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट था, क्योंकि 200 पेशेंट को लेकर मैं बैठा था वहाँ पे, और उस समय मोरारजी देसाई ने उद्घाटन भी किया था और बाद में समापन भी किया था। और उस समय वो समाचार जो थिएटर में ना, उस समय टीवी नहीं होते थे, तो वो समाचार न्यूज रिव्यू आती थी उस समय। तो उसमें सिनेमा के पहले तो उसमें हमारा समाचार भी आया, और हमारी मतलब डॉक्यूमेंट्री बनी, और इस तरह से वो काफ़ी काम हमारा हुआ। उसके बाद मैं काफ़ी फेमस हो गया। तो उसके बाद फिर दिल्ली से एक सज्जन ने ये मेरी तारीफ सुनी, तो उनको वो आकर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप दिल्ली चलो, मैं दिल्ली में बड़ा हॉस्पिटल खोलूँगा, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं अपनी आज़ाद भी आपके नाम कर दूँगा। मतलब ऐसा कोई आदमी आ गया। तो देखिए मेरा मानना ये है कि आप काम करते चले जाओ, आप अपनी सुगंध फैलाते चले जाओ, किसी न किसी के नाक में घुसेगी ना, वो आपको आके पकड़ लेगा फिर। तो ऐसा ही हुआ। यूनिवर्स की शक्तियां, ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ काम करते चले गए। हमें ये चिंता नहीं थी कि कौन आएगा नहीं आएगा, हमें उठाएगा नहीं उठाएगा, आप बस धड़ल्ले से काम करते जाओ। तो हम काम करते गए। तो फिर दिल्ली से कोई आया, मूलराज आनंद करके नाम था, वो मुझे लेके आ गए और दिल्ली में आ गए। तो उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल, यहाँ पे भी हॉस्पिटल खोला, और यहाँ पर भी कैंसर पे काम किया। 1984 की बात थी, और यहाँ काम करते करते इतना पॉपुलर हुआ कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने 40 कैंसर के मरीजों को पूरे इंडिया से बुलाकर प्रेस के सामने रखा, और मैं राष्ट्रपति भवन में ले जाकर सबको, ज्ञानी जेल सिंह से मिलाया, मोहसिना किदवई हेल्थ मिनिस्टर थी, उनसे मैंने मिलवाया, और 400 राज्यसभा लोकसभा के सांसद के सामने, एक रामचंद्र विकल एमपी थे, उन्होंने एक अनोखी दावत के नाम से रॉ फूड की एक मैंने दावत ऑर्गेनाइज की। उसके अंदर मैंने सारे कैंसर के मरीजों को उनके सामने भी प्रेजेंट किया। यानी कि फिर खूब धूमधाम हंगामा किया। मतलब मेरे जब तक मैं इस तरह के काम, दिल्ली में कहाँ हॉस्पिटल था आपका कैंसर? करोल बाग में।
अच्छा। करोल बाग में जोशी रोड के ऊपर जी, हॉस्पिटल जी। था, दौलत राम नेचर क्योर सेंटर के नाम से। जी। तो वो एक दौलत राम ट्रस्ट का था, इसलिए दौलत राम नाम रखना पड़ा जी। उनका। तो इस तरह से जो है जीवन की यात्रा चली और फिर कैंसर में बहुत सफल रहा, बहुत काम हुआ और बड़े बड़े लोग मेरे संपर्क में अभी आए उस समय। तो उसके बाद में अब रेकी में जो आने का जो कारण बनाना वो सबसे इम्पोर्टेंट था। देखिए, मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था ना, तो मेरे माइंड में क्या था मालूम है कि क्या मैं ये सारे टूटे फूटे मरीजों को आने के बाद में उनको ठीक करते बैठूं, ऐसी तो मेरी ज़िंदगी पूरी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। यानी कि लोग गलत जीवन जी के मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनको ठीक करते बैठ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये क्या ज़िंदगी है मेरी। तो मैंने फिर एक नियम बनाया कि सैटरडे संडे अगर मेरा कोई बी योर ओन डॉक्टर, उनकी फैमिली आकर ये कोर्स नहीं सीखेगी तो मैं आगे उनको मैं अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करूंगा। क्यों? मैंने कहा लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। फिर धीरे धीरे मेरा माइंड ऐसा आया कि नो, आई मस्ट एजुकेट द मास। मैंने ये मैं ट्रीटमेंट कर कर है ना इनकी जिंदगी इनके पीछे नहीं खराब करूंगा। तो मैंने है ना, फिर मेरा मन उब गया क्योंकि 20 साल काम किया। तो और मेरा हॉस्पिटल जो था ना वो फायरलेस किचन था, यानी कि रॉ फूड के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किया मैंने और उसमें बड़े मार्वलेस रिजल्ट्स मैंने देखे लाइफ के इस तरह से। तो कैंसर में भी उसका बहुत फायदा, कैंसर में बहुत फायदा हुआ और बहुत ही सफल रहा कैंसर में मैं काफी। तो उसके बाद में फिर उसके बीच में फिर अचानक एक दिन रेकी आ गई। ये रेकी आपके जीवन से कैसे जुड़ी यह भी, क्योंकि आज रेकी हीलिंग फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी रेकी की संस्था है और आपके नेतृत्व में इसने पूरी दुनिया में रेकी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है और सबसे ज्यादा रेकी मास्टर लाखों लोगों को रेकी सिखाई है। तो रेकी आपके जीवन में कैसे आई, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, मुझे रेकी हाथों से स्पर्श करके कोई ठीक होता है मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। किसी कोई कहता था तो मैं हंसता था और व्यंग मारता था कि पागल है, इंडिया है, कुछ भी लोग फालतू की बातें करते रहते हैं, ऐसे कोई ठीक हो सकता है, कोई लाइफस्टाइल तो बदली नहीं, कोई खान पान तो बदला नहीं और ऐसे टच करके ठीक हो गया। तो मतलब मुझे विश्वास नहीं था बिल्कुल। और वैसे भी मैं थोड़ा रैशनलिस्ट और साइंटिफिक मिजाज का आदमी था, तो इसीलिए रेकी के ऊपर भरोसा नहीं किया। तो मैंने डॉक्टर सविता को सबसे पहले बोला कि भाई, तो क्योंकि एक डॉक्टर मेरा दोस्त ने रेकी ऑर्गेनाइज की थी, तो उसको मैंने कहा आप पहले सीखो अगर आपको इंटरेस्ट है। तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैडम ने सीख ली। तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग रेकी सीखने के बाद में जब मुझे वापस मिले तो उन्होंने बताया कि उनको ये फ़ायदा हो गया, वो फ़ायदा हो गया। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, ऐसे कैसे फ़ायदा हो जाता है यार, इन्होंने कुछ लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं की, रेकी करके बोले ठीक हो गए। तो मैंने कहा कुछ ढूंढना पड़ेगा। खैर, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट जागा नहीं उतना। और फिर बाद में क्या हुआ, मेरे हॉस्पिटल में ना एक लड़की रेगुलर एक्सरसाइज के लिए आती थी। एक दिन उसके पाँव में इतना बड़ा फोड़ा हो गया, उसने कहा कि सर मैं आज एक्सरसाइज नहीं करूँगी, मुझे दर्द बहुत है और फोड़ा इतना बड़ा है, तो मुझे कुछ डाइट प्रोग्राम दे दो। तो मैंने उसको कहा फास्टिंग कर, थोड़ा मट्टी पट्टी लगा, थोड़े ऐसे जो एक नेचुरोपैथी का इलाज होता है, मैंने उसको गाइड कर दिया। लेकिन मैडम ने कहा रुको एक मिनट, मैं एक बार रेकी ट्राई करती हूँ। तो उसको बैठाकर उसको 10-15 मिनट रेकी की। मेरे देखते देखते जो इतना बड़ा जो फोड़ा था, वो सूजन ज़्यादा बड़ी थी, फोड़ा तो छोटा सा था, 1 आधा इंच का। तो मेरे देखते देखते वो पूरी सूजन खत्म हो गई, फोड़ा छोटा हो गया, उसका दर्द खत्म हो गया। और वो लड़की कहती मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं तो एक्सरसाइज करके जाऊंगी क्योंकि और एरोबिक्स, वो भी एरोबिक्स वाली एक्सरसाइज। रेकी के चमत्कार आपके सामने 15 मिनट में वो चमत्कार जो मैंने देखा ना, मैंने कहा इट्स इम्पॉसिबल कि मैं तो 8 दिन का उसको फास्टिंग करवा रहा हूँ, फलाहार पे रख रहा हूँ और वो ये तो 15 मिनट में से ठीक कर दिया। तो मैंने कहा कुछ तो है इसके अंदर। तो फिर आपकी जिज्ञासा जागी और मैंने फिर रेकी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू की। उस समय कोई किताबें नहीं थी रेकी में, कोई जानकारी नहीं थी, कोई गुरु ज़्यादा थे नहीं, तो इसलिए रेकी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन मिलना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन खैर जितना अवेलेबल था मैंने फोटोकॉपी कर करके भी मंगवाई, फिर कुछ गुरु को ढूंढा, फिर मैंने रेकी सीखी। तो जैसे कहते हैं ना कि जब आप भी शिद्दत से किसी चीज़ को खोजते हो ना, तो वो चीज़ आपको भी खोज रही होती है। तो क्या हुआ कि मेरे संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति आई साउथ इंडियन, उसने मुझे सूचना दी कि एक ऑस्ट्रेलिया से गुरु आते हैं विलियम चेनशांगहाओ, तो बोले वो कभी कभी इंडिया आते हैं, तो वो रेकी सिखाते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा वो बढ़िया गुरु है, बोले बहुत बेस्ट गुरु है। तो मैंने कहा कि बस
मैंने उनको फ़ोन किया कि सर आप कब आ रहे हैं इंडिया। उसने कहा इस तारीख को। मैंने कहा सर आपका होस्ट मैं रहूँगा। क्या देखिए अब संपर्क कैसे करूं। अच्छा, तो वो जब वहां से आ गए तो हमने उनको होस्ट किया, उनकी सेवा की और उनसे हमने रेकी सीखी। और रेकी सीखने के बाद फिर हमने कहा अब ये उसकी गहराई में जाके समझ में आया कि ये मामूली चीज़ नहीं है, ये हर आदमी की एक नेचुरल क्षमता है और हर एक को सीखना चाहिए। बस उस दिन के बाद से फिर एक को प्रभावित भी करती है, भी ऊर्जा है, हाँ, निर्जीव भी ऊर्जा और एक दूसरे को प्रभावित भी हाँ, करती है। और इसको प्रूव करने के लिए मैंने कई तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल शुरू किया। मैंने एक ऑरा स्कैनर डेवलपमेंट किया कि जिससे मैं फोटोग्राफ से प्रूव करके बता सकता हूँ कि अगर मैंने किसी चीज को मतलब मैंने अगर कम्युनिकेशन किया है तो सचमुच उसके अंदर ऊर्जा में बदलाव आ गया। मतलब इस ज्ञान को आपने वैज्ञानिक आधार देना शुरू। हाँ, क्योंकि देखिए कारण क्या होता मालूम है, मैं अंधविश्वासों का बड़ा खिलाफ था। और दूसरी बात ये होती है कि लोग मुझे खाली मान के चल पड़े, ऐसा भी नहीं है। कल कोई भी विद्यार्थी इसको सीखकर दूसरों को भी प्रूव करके बता सकता है। मतलब साइंस का मतलब क्या कि हर आदमी यूज कर सकता है, उसमें सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ऐसा नहीं। और ये जो चमत्कार वर्ड जो था ना, मैं उसके विरोध में था। मैंने कहा चमत्कार कुछ नहीं होता, आप अज्ञानी हो तो सब चमत्कार है, आप जान गए तो सब साइंस है, सब साइंस है बस। तो इसके लिए फिर रेकी में आने के बाद मैंने ये सब काम करना शुरू किया और जितने सूक्ष्म विज्ञान थे उनको खोद ओशो ने भी लगभग यही बात कही है कि अगर आप जानते हैं तो कुछ भी चमत्कार नहीं है, कुछ भी आश्चर्य नहीं है, और नहीं जानते हैं तो सब कुछ आश्चर्य है। तो इस तरह से जो है फिर रेकी में हम काम करते चले गए। और देखिए आज भी मैंने सीखना बंद नहीं किया है। देखिए मैं 73 प्लस का हो गया हूँ। मेरा ये मानना है कि द डे आपने ये सोच लिया आई नो, उसी दिन तुम रुक गए, तुम मर गए, तुम तालाब हो गए, फिर तुम्हारा ग्रोथ बंद हो जाती है। आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू नो, ये अगर तुम्हारे मन में रहेगा तो फिर तुम जिंदगी में और आगे एक्सप्लोर करते रहोगे। तो आज भी मैं ऐसा मानता हूं कि आई डोंट नो, इसीलिए मैं आज भी लोगों को सुनता हूँ, गधों को भी सुनता हूँ। क्या मालूम गधे के पास भी कुछ डायलॉग मिल जाए मुझे यूं। तो मतलब आई हियर एवरीथिंग, आई लर्न एवरीथिंग। आज भी मैं लोगों की नए लोगों की किताबें पढ़ता हूँ, देखता हूँ। यानी कि सीखना और रचना करना, ये दो चीजें मैंने आज तक बंद नहीं की। यह बहुत बड़ी बात है दर्शकों की, क्योंकि जो नहीं जानते हैं वो ये नहीं जानते कि वो नहीं जानते, और जो नहीं जानते हैं वो ये जान जाएं कि वो नहीं जानते हैं, तो फिर जीवन बदल जाता है। तो बस, तो इसके कारण जो है नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं हमेशा नया बना रहता हूँ। मुझे लगता है जिंदगी और आगे और नया क्या। मुझे आगे आपसे बात करनी है कि आपके 73 प्लस आपने उम्र बताई, आपकी ऊर्जा का रहस्य क्या है, आपके चेहरे की चमक का राज क्या है, आपकी स्किन इतने ग्लो कैसे करते हैं, आप सीढ़ियों पे दौड़ते हुए कैसे चढ़ते हैं? देखिए क्या होता है कि क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि 60-65 के बाद अब अपना क्या है, अपना तो हो गया, अपना तो जीवन हो गया, पोते पोती हो गए, अब क्या करना है, ये एटीट्यूड डेवलप होता है। लेकिन आपसे मिलना एक नई ऊर्जा का संचार करता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? नहीं देखिए, बुढ़ापा जो है ना, ये आपके माइंड से शुरू होता है। अगर आप यहाँ बूढ़े हो गए, देखिए बुढ़ापे का मतलब क्या कि अगर आप 25 साल की उम्र में अगर आपने सीखना और रचना करना बंद कर दिया तो आप बूढ़े हो, तो आप बूढ़े ही हैं एक्चुअल में। 73 ईयर की एज में अभी भी मेरे अंदर बच्चों जैसा एक्साइटमेंट है लर्निंग का, और मेरे अंदर का जो छोकरा है ना, वो 20 साल वाला है। मेरा शरीर भले 73 का है, लेकिन अंदर का छोकरा समझो 20 साल वाला है। इसलिए आज भी मैं गाड़ी वैसे चलाता हूँ, आज भी मैं सीढ़ियाँ वैसी चढ़ता हूँ। यानी कि मैं ऐसे बूढ़ों की तरह मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये सब ऐसे मैं जीता ही नहीं कभी। तो इसके कारण क्या होता है कि मेरे मन में बुढ़ापा नहीं है, इसलिए शरीर में बुढ़ापा नहीं है। मैं 25 साल के बूढ़ों को देखता हूँ और मैं 73 साल के जवान को देख रहा हूँ, लड़के को देख रहा हूँ। यह भी मेरे जीवन का 25 साल के बूढ़ों को भी मैंने देखा है बहुत सारे, और 73 साल के जवान हमारे सामने बैठे हैं जी। तो अच्छा, और देखिए इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ना, मेरा पॉजिटिव सकारात्मक, यही जानना है। नहीं, सकारात्मक जीवन इसलिए है कि चूंकि मैं विपश्यना, ओशो
इन सब लोगों से जुड़ा हुआ था इस समय में, और मैं ध्यान का प्रयोग भी करता हूँ। तो एक जगह कहीं ना कहीं जीवन में एक अवेयरनेस और अवेकनिंग आ चुकी है मेरे लाइफ में, कि जहाँ मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई किसी चीज़ के पीछे भाग दौड़ नहीं है, और जैसे कहते हैं ना, मैं अभिनय की तरह जीवन को जी रहा हूँ। यूँ समझ लें कमल के फूल के अंदर खिलकर अपनी सुगंध जो है संसार को दे रहा हूँ, और कोई मतलब कोई प्रतिक्रियाएं नहीं है, कोई रिएक्शन मतलब नहीं पानी है। में रह के भी पानी से गीला नहीं हुआ। बस नहीं, मतलब हाँ, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है कि, और कोई एक्सेप्टेंस में जी रहा हूँ। कोई आदमी ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों नहीं है, ये जजमेंट करना ने, कंप्लेंट करना ने, ब्लेमिंग करना ने, ये सब अब मेरे पास, मतलब शर्मा जी अंदर रहे ही नहीं। अब मैंने समझो आपके जीवन में आप जजमेंट नहीं करते किसी नहीं। का, अपने इमेज के प्रति कोई आपकी जागरूकता नहीं है कि मेरा इमेज क्या है। हाँ, आप एनालिसिस, अनावश्यक एनालिसिस नहीं नहीं करते। करता जी। एक्चुअली देखिए क्या हो गया, अब जो अहंकार का जो बर्फ था ना, जो समाज ने दिया था, वो अहंकार का बर्फ मैंने पिघला दिया, और मैं जाकर समुद्र में मिल गया, एंड आई बिकम वन विद द यूनिवर्स। तो अब मतलब मैंने अपने आप को बचा के रखना बंद कर दिया, तो फिर अब सिर्फ यूनिवर्स ही यूनिवर्स है। इसलिए अब जो कुछ भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी कि अब कोई ना फल की इच्छा, ना कोई आकांक्षा, ना कोई मरने का दुख, ना कोई जीने का दुख, कुछ भी नहीं है। यानी कि एकदम जीवन में एक परम शांति, एक परम आनंद का अनुभव हो गया, और हर पल में वो जीवन को उत्सव की तरह जीता हूँ। यानी कि चाहे पानी पीऊँ, कि खाना खाऊं, कि चलूं, कि नाचूं, कि काम करूं, कि मैं लेक्चर दूं, सब कुछ एकदम जैसे बोलता ना, पूरा 100% उसके साथ जीने की कोशिश करता हूँ बस। तो आपने अपने शरीर को अभी तक रोग मुक्त रखा है, दवा मुक्त रखा है, और ऊर्जा से भरे हुए हैं, इसमें क्या आपकी मानसिक अवस्था का भी कुछ योगदान है, आपकी सोच का? हाँ, बहुत बड़ा। क्योंकि मन का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए मेरे पास कोई पास्ट नहीं है। रंज बोलते ना, किसी की बात को लेकर दुखी होते रहो, रंज करते रहो, या कोई चिंता करते रहो, या कोई भी, और ना भविष्य की कोई चिंता है मेरे दिमाग में, कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये आगे, ये मेरा पीछे कौन संभालेगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, नहीं डूबेगा। यानी कि एक आदमी को जो पास्ट, देखिए फॉरगेट एंड फॉरगिव, हाँ, पास्ट एंड फ्यूचर जो उसको तंग करता है ना, वो मेरे पास नहीं है। कारण क्या मालूम है, मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि अगर मेरा वर्तमान स्वर्ग होगा ना, तो मेरा भविष्य 100% स्वर्ग होगा ही। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो इसलिए मेरा सारा ध्यान वर्तमान पे रहता है कि ये पल जो मैं जी रहा हूं, क्या मैं आनंद से जी रहा हूं। तो पास्ट की कोई घटना आपको कभी परेशान नहीं करती? सोचता ही नहीं, मतलब यूं समझो कि मर गया वो जैसी वो क्षण गया, खत्म, मेरे मेमोरी बैंक में है ही नहीं वो। और भविष्य की कोई चिंता कभी देखिए क्या होता है, भविष्य के बारे में तो मैं ये जान गया ना, मैं तो ब्रह्मांड के सारे क्वांटम फिजिक्स को समझ गया कि वर्तमान में जो अभी मैं चॉइस करूंगा, जो मैं एक्शन लूंगा, वही मेरा कल का भविष्य बनने वाला है। तो इसीलिए अगर मैं आज अच्छा खाना चॉइस कर रहा हूँ, अच्छा विचार चॉइस कर रहा हूँ, हंसी चॉइस कर रहा हूँ, आनंद चॉइस कर रहा हूँ, तो फिर मेरा भविष्य कोई दुनिया की ताकत आनंदित होने से रोक नहीं सकती। लेकिन दुनिया भर के लोग अपने भूतकाल से बाहर निकलना उनके लिए बहुत कठिन काम है। ऐसा कैसे नहीं कर पाते वो? क्यों भूतकाल से बंधे रह जाते हैं, निकल नहीं पाते, और निकलने का उपाय क्या है? आप भूतकाल और भविष्य काल क्या मालूम है? आपके अंदर, मेरा एक वीडियो है जिसके ऊपर 5 पेट्रोल की टंकियां मैंने बनाई, उसमें बताया हुआ है कि देखिए हम है ना, पैदा होने के बाद में ना हमारे अंदर हम जब छोटे होते हैं 2-3 साल तक तो हम आनंद की अवस्था में रहते हैं, फिर हम धीरे धीरे समाज से लेते हैं और खुद भी क्रिएट कर देते हैं अपनी इमेज, एक्सेप्टेंस नहीं करते, एक्सपेक्टेशन में आ जाते हैं, आइडियोलॉजिकल स्किल्स पैदा कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें ना हम कब कर गए हमें पता नहीं चलता। कई तरह की आइडियोलॉजी से बच जाते हैं, मान्यताएं पाल लेते हैं। तो ये सब देखिए, तो ये सब चीजें मैंने पहले ये पहचानने की कोशिश की कि आदमी दुखी होता कैसे है। देखिए दुख होने का कारण आप एग्जैक्ट कार्य और कारण उसकी परछाई, मतलब आप पहचान नहीं पाओगे ना कि कैसे घटती है, आप उसको निकाल भी नहीं पाओगे। इसीलिए लोग जो है ना कई तरह के ध्यान, पूजा पाठ, मंदिर जाते हैं ना, वो खाली पानी के छींटे मार के आ जाते हैं, वो कॉज के ऊपर वर्क ही नहीं करते। तो आपको ध्यान करके अपने भीतर जाके सेल्फ एनालिसिस करके आपको ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप दुखी होते कैसे हो। तो जिस दिन ये पहचान लोगे कि इस कारण से दुखी हुआ, इस कारण से दुखी हुआ, आप तभी उसको निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये रहा चिंगारी, ये रहा पेट्रोल, इसलिए मेरे घर में आग लगती है। तो आप जिस दिन ये पहचान गए ना,
तो समझो बस आपकी फिर मर्जी है कि दुखी होए कि नहीं होए। आज मेरे जीवन में ये स्थिति है कि मेरे मर्जी के बिना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? मेरे अंदर पेट्रोल ही नहीं है। तो मुझे गालियां दो, मुझे तारीफ करो, फूल माला पहनाओ, तालियां बजाओ, मेरे को कोई फर्क, अंदर पानी मेरा नहीं हिलता। आज आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, मेरे को क्या करना भाई? मैं क्यों तराजू लेके आपको तोलता रहूं? और ना मेरे पास कोई सत्य, ईमानदारी, डिसिप्लिन को लेकर आइडियोलॉजिकल स्किल है जिससे मैं दुनिया को मापता रहूं कि दुनिया ऐसी क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है। ये सब चीजें मेरे पास है ही नहीं। और मैं अपेक्षा का कटोरा लेके जाता ही नहीं किसी के पास। मैं तो घर में जाकर नौकर को भी नहीं बोलता पानी का गिलास ला रहे, मैं तो खुद जाके उठ के पानी पी लेता हूँ। मतलब मेरी थाली खुद ले लेता हूँ, मेरा थाली खुद जाके साथ रख देता हूँ, यानी कि फल खुद ही काट लेता हूँ। यानी कि निर्भरता वर्ड रखी नहीं जिंदगी में, मेरे पास दुख का रास्ता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने ध्यान की बात की। हाँ। ध्यान वास्तव में वैज्ञानिक तथ्यों पर यह साबित हो चुका है कि ध्यान से मन को और शरीर को ऊपर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है और मैं जानता हूं जो जीवन भर ध्यान की बातें करते रहे, ध्यान करते रहे, लेकिन उनके जीवन में रत्ती भर परिवर्तन नहीं हुआ। उन्हीं सब तुच्छ चीजों में उलझे हुए हैं, निम्न स्तर की आदतों में उलझे हुए हैं। तो ये ध्यान किसी पर काम करता है और किसी पर काम नहीं करता है, ये क्या है? देखिए, ध्यान को ना लोग समझ नहीं लोग, मैंने ध्यान के बहुत विद्वानों को देखा है जो ध्यान के बारे में 4 घंटे लेक्चर दे सकते हैं, ध्यान की 50 प्रक्रियाएं जानते हैं, लेकिन उनका स्वयं का जीवन बहुत एक बहुत नीचे स्तर पे पहुंच गया है। मैं पैसे के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं, पैसे से बड़ी समृद्धि है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन नर्क बन चुका है। तो ये क्यों होता है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा से ये आता रहा कि क्यों अध्यात्म भाई? ये पैदा हो तो अध्यात्म की तरफ भागो, क्यों भागे भैया अध्यात्म की तरफ? और ध्यान करो जी, भगवान का नाम लो जी, भैया क्यों करें? मतलब क्या पैदा होने के बाद ये सब करना है हमें? तो ये क्वेश्चन के कारण मुझे लगा कि पहली बात तो भगवान को तो कोई लेन देन है नहीं कि आप कुछ संसार में क्या करते हो। मैंने ये देखा कि अगर आपके जीवन में दुख है तो आप बेहोश हैं, अनजाने में आप दुख कमा रहे हो, आपको पता नहीं है। तो ध्यान होता है जागृति लाने के लिए कि आप कौन हैं, आप संसार में क्यों आते हैं, क्या नियम काम कर रहे हैं संसार में, और कैसे मैं दुख पैदा करता हूँ, दुख के कारण क्या है, मेरी इच्छाएं, मेरी वासनाएं, ये मेरा अहंकार। ये पहचानने के लिए ध्यान करना पड़ता है कि भाई मैं जाग के ऑब्जर्व करूँ अपने आप को कि मैं दुखी होता कैसे हूँ। तो ध्यान क्या मालूम है, एक पुलिया है कि जो आपको उस पार लेके जाती है, आपको तीर्थंकर बनाती है। तो अब लोग क्या करते मालूम है भाई, ध्यान तब तक करना है जब तक आप पूरी जागरण अवस्था में आ नहीं जाते। उसके बाद पुलिया पार करते ही फिर ध्यान जीवन से समाप्त हो जाता है। क्यों? आप तो उस तरफ आ गए ना भाई, अब आप इस तरफ रहे नहीं, पुल की तरफ क्यों देख रहे हैं? ध्यान क्यों वापस करना है? तो आज मुझे ध्यान बार बार कर करके मेंटेन नहीं करना पड़ता। क्यों? मुझे एक बार मैंने पर्दा खोल के सूरज देख लिया तो मुझे मालूम ही हो गया कि अब तो सूरज है। अब मैं बार बार क्या पर्दा खोलूं, मुझे तो पता चल गया। तो इसलिए क्या होता है कि एक बार जीवन में सत्य का दर्शन हो गया, यानी कि यूनिवर्सल लॉ या अपने सेल्फ के बारे में रियलाइजेशन हो गया, तो खत्म, फिर ध्यान करना ही नहीं पड़ता, फिर तो बहना होता है, फिर तो जीना होता है। जो जीवन भर ध्यान करते हैं ना, तो वो समझना कि वो उनकी हैबिट है, उनकी कंडीशनिंग है, वो कहीं पहुंचे नहीं है। इसलिए अगर किसी भी आदमी को ध्यान के मार्ग पे गया हुआ है तो रोज अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मैं बाजार व्यवहार संसार में रहते हुए क्या मैं डिटैच हो गया हूँ हर चीज से? क्या मैं निष्प्रतिक्रिय हो गया हूँ, नॉन रिएक्टिव हो गया हूँ? क्या मैं समता भाव में रहने लग गया? क्या मैं हर पल उत्सव की तरह जी रहा हूँ? क्या मैं हर पल जागरूक अवस्था में जीता हूँ? क्या मैं आनंद की अवस्था में हूँ, ब्लिस में हूँ हर पल? आप नहीं, ऐसा तो अगर ये नहीं हो रहा है तो मतलब ध्यान का प्रभाव आप पर कुछ भी नहीं कर रहा है। आप टाइम पास कर रहे हो, आप ध्यान के ज्ञानी बन गए। नहीं, आप ज्ञान दे रहे हो, आप खाली एक चक्कर में फंस गए हो बस, और आपका कोई लाभ नहीं मिल रहा। ये समझो आप रोज तेल डालते हो लेकिन तेल नहीं निकाल रहे हो। तो इसीलिए मैंने तो 1-2 बार विपश्यना ध्यान किया, 1-2 बार ओशो को समझो सुना ध्यान के बारे में, फिर मुझे सार समझ में आ गया, तो मैंने अभ्यास कर लिया और मैं सीधा अपने साथ जुड़ गया, अंदर चला गया, अपने सारे कूड़े करकट निकाल के फेंक दिए और एकदम मस्त शुद्ध हो गया। तो अब मेरे जीवन में ना तो कोई खोज है, ना कोई ना मतलब कुछ है ही नहीं। अब मैं बिल्कुल फ्लो में आ गया, यानी कि आई एम फ्लोइंग विद द टाइम नाउ, दैट्स ऑल। इस तरह से
डॉक्टर साहब, हमने आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की। आपके जीवन में कुछ मजेदार किस्से भी हैं, मजेदार पहलू भी हैं जो हमारे शायद दर्शकों को बड़े काम आए। मैंने आप पर जब रिसर्च की बात की तो एक बात मुझे वाकया पता चला कि जब आप नेचुरोपैथी पर काम कर रहे थे तो किसी ने आपको अपने घर नेचुरोपैथी का एक्सपर्ट समझ के खाने पर बुलाया था। तो वो बड़ा मजेदार वाकया था जिसमें आपको घर पे खाने पर बुलाया था। फूड मैं खाता हूँ तो मैं किसी ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया और जब मैं घर गया तो उसने मुझे पालक के पत्ते, मूली के पत्ते और पत्ता गोभी और पालक के पत्ते दिए खाने को रख दिए, पूरे पालक के पत्ते और फिर कहता डॉक्टर साहब लीजिए ना प्लीज। तो और मैं बच्चों को साथ लेके गया बड़े उत्साह से कि चलो आज किसी के घर खाना खाने डिनर लेने जा रहा हूँ और बच्चे छोटे छोटे थे मेरे। तो खैर अब उसके बाद वो मैंने सोचा शायद खाना बाद में आएगा, लेकिन आया ही नहीं खाना। और बाद में बोलते चलिए मैं आपको अपने दादा दादी से मिलाता हूँ। तो मैंने बोला यार खाना तो खिलाया नहीं, इसने क्या किया। तो उस दिन बड़े निराश हुए, बच्चे बड़े नाराज हुए। मैं उनको बाद में कई होटल में जाकर कुछ खिलाना पड़ा क्योंकि उनको बड़ी आशा लेकर आया था। तो ऐसे ऐसे किस्से बन जाते हैं। नेचुरोपैथी का मतलब कुछ नेचुरल फूड का मतलब पत्ते खिलाना। देखिए मेरे घर में ना एक बार आग लग गई, मेरे बेडरूम में आग लग गई। अच्छा। तो आग लग गई तो फायर ब्रिगेड को बुलाया और बुझा भी दी। अब मेरे सामने क्वेश्चन क्या था मालूम है कि मेरे को तो कोई दुख हुआ नहीं, सच्ची बात बताता हूँ। आग लगी तो लगी, सारे जला तो जला। तो मैंने कहा कि दुख इस बात का नहीं है कि आग लग गई। मैंने कहा दुख साला प्रॉब्लम ये है कि अब ये सारे पड़ोसी मित्र सब रिश्तेदार आएंगे और ये मुंह लटका के मेरे सामने मुझे दुख प्रकट करेंगे। मैं बोला ये मुझे पसंद नहीं है कि शर्मा जी बहुत बुरा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, आपके घर में आग लग गई। मैं तो सुनना पसंद नहीं करता ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि इनके लिए एक शेर बना देता हूँ। तो मैंने उसी समय एक शेर बनाया कि उंगली अगर कट चुकी ये तो नहीं कयामत, खुदा का शुक्र करके अभी हाथ है सलामत। क्या बात। मैंने कहा भैया मैं तो ये प्लान कर रहा हूँ कि ये जो बेडरूम जल गया तो जल गया साला, इसको नया क्या डिजाइन करूं करके प्लान कर रहा हूँ। तुरंत ये सोचने लग गया मैं क्यों रहूं जो मेरा जिंदगी का जो सबसे जो फेवरेट गाना है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जो मिल गया उसको मुकद्दस समझ लिया, जो खो गया उसको बुलाता चला गया। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को मकाम पे लाता चला गया। क्या बात। ये मेरी जिंदगी का गाना है वास्तव में। क्या बात है, क्या बात। हमने डॉक्टर एन.के. शर्मा के विभिन्न रूपों को देखा, जाना। एक घोर गरीबी से शुरू होने वाला जीवन जिसमें न शिक्षा का ठिकाना, न भोजन का ठिकाना, न कोई प्रेरणा, न कोई संवाद, और उसके बाद खुद की प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए जीवन में नए नए रास्ते ढूंढते हुए और एक मुकाम तक पहुंचना जिसमें जीवन के विविध रंग डॉक्टर एन.के. शर्मा के जुड़ते चले गए और उनका जीवन कब एक प्रेरणा स्रोत बन गया और खुद कब वो एक व्यक्ति से एक संस्था बन गए और एक संस्था के रूप में आज भी वो पूरी दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। बड़ी ही इंस्पायरिंग कहानी है, मजेदार भी है, दिलचस्प भी है, हंसी भी है और इसमें प्रेरणा भी है। बड़ा आनंद आया मुझे तो डॉक्टर शर्मा से बात करके। अभी आपने दर्शकों आपने सुना कि डॉक्टर एन.के. शर्मा के पास घर में खाने के लिए भी नहीं होता था, और सीधा जो वर्ड सुना आपने, सीधा मतलब लोगों के घर पे जाके चावल दाल मांग के लाना और तब पूरा परिवार भोजन करे। यहां से जीवन शुरू हो जब वो व्यक्ति किसी के घर में खाना बनाने का काम करे, किसी के घर में सफाई का काम करे, और यहां से जीवन शुरू हो। और आज डॉक्टर एन.के. शर्मा एक समृद्धि के प्रतीक हैं, जहां अगर हम भारतीय आध्यात्मिक संदर्भों में कहें तो मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, समृद्धि बरस रही है। तो ये पूरी यात्रा अपने आप में प्रेरणादायक है। तो डॉक्टर साहब ये इसका राज क्या है कि एक जीवन जहां खाने को नहीं है और एक जीवन जिससे हजारों लोगों को प्रेरणा मिल रही है और आप खुद समृद्धि के प्रतीक हैं, ये कैसे संभव हुआ? देखिए रवि, क्या होता है, मैंने तो एक बात आज तक समझी कि आप नाम, पद, प्रतिष्ठा और सफलता के पीछे मत भागिए। आप अपने आप को मांझिए और पॉलिश करते रहिए। क्यों मालूम है, इस दुनिया में दुनिया आपको पैसा देना चाहती है। वो कहती है कि आप में ऐसा क्या है जो मैं आपको पैसे दे दूं। तो आप अपने अंदर वो स्किल, वो क्षमता, वो योग्यता पैदा करो।
आप जिस क्षेत्र में भी हो, आप अपनी विशेषता पैदा करके अपने आप को प्रूव करो। क्योंकि आज आप एक 2 लाख में भी बाईपास सर्जरी करता है, एक 5 लाख में बाईपास सर्जरी करता है, अब 5 लाख वाले के पास जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो एक्सपर्टाइज हासिल किया है। तो दुनिया तो पैसा देने में कोई कंजूस नहीं है, ध्यान रखना। तुम्हारे पास लेने की ताकत नहीं है, मैं ऐसा बोलता हूं। तो रवि, जरा आप सोचो कि मैं आज रेकी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। कारण क्या है? कुछ भी दिखता नहीं है ना। देखो, ना रेकी दिखती है, ना टेलीपैथी दिखती है, ना इंट्यूशन दिखता है, ना अंतर थर्ड आई दिखती है, ना ऑरा दिखता है, ना चक्रा दिखता है, ना पूर्व जन्म दिखता है। तो मतलब कुछ भी तो दिखता नहीं ना सबकॉन्शियस माइंड दिखता है। और उसके बावजूद भी सब कुछ दिखता है। सब अदृश्य है और इससे सारे दृश्य का निर्माण हो रहा है। हाँ, तो उसके बावजूद नहीं, आप इस सब्जेक्ट के इतने माहिर बनो कि छाती ठोक कर आप उस बात को कह सकते हो। देखिए, अगर आप अच्छे कारपेंटर हो ना, तो आप चैलेंज लेके बात करोगे ना, सर आप मुझे काम दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे करके बताता हूँ। तो आपके काम पे जब भरोसा होता है, आप उसकी गहराई में होते हो, तो फिर तो आप तो हंसते खेलते कर दोगे ना। तो इसीलिए मेरे क्षेत्र में मैं आपको क्या बताया कि 73 प्लस होने के बावजूद भी आज भी मैं सीखता रहता हूँ, मास्ता रहता हूँ, पॉलिश करता रहता हूँ। यानी कि मैं अपने आप को बड़ा करता चला जाता हूँ। उसके कारण मेरी परछाई अपने आप बड़ी होती चली गई। सिंपल सा विज्ञान है बस। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तुम अपने आप पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करो। अपने आप दुनिया में आज नहीं तो कल कोई तो पूछेगा तुम्हें, क्योंकि हर क्षेत्र में हर चीज की जरूरत है संसार में। तो मैंने एक रेकी क्षेत्र में मैंने अपनी विशेषता और अपना काम पैदा कर दिया। तो लोगों ने मुझे प्यार किया, मेरे काम को वैल्यू दी, और वैल्यू दी तो आज मैं समृद्धि के उस ऊंचाई को छू पाया। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? देखिए, मैं पहले लॉजिकल आदमी था। मतलब मुझे भरोसा नहीं था कि यूनिवर्स कुछ करता है करके। लेकिन रेकी में आने के बाद मैं ये साइंस समझ गया कि आप अगर पूरी तरह समर्पित कर दो अपने आप को यूनिवर्स को, यानी कि किसी भी परमात्मा को, और ये भरोसा 100% करो, आधा अधूरा नहीं, कि मेरा परमात्मा मेरे लिए सब कुछ रच रहा है। यानी कि मैं ये जान गया कि ये यूनिवर्स मुझे सब कुछ देने को तैयार है। आप बस उसके ऊपर सरेंडर कर दो और विश्वास करो और उस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करते चले जाओ बस। तो मैं उस फ्रीक्वेंसी को रेगुलरली क्रिएट करता हूं। यानी कि आज ये स्थिति है, मैं जो सोचता जाता हूं, जो सपने देखता जाता हूं, अपने आप वो सब चीजें मेरे आसपास घटने लग जाती है। क्योंकि मैं जान गया कि यूनिवर्स कहता है कि भैया मैं देने को तैयार हूं, तेरे अंदर चुंबक है क्या उसका? वो यूं पूछता है। तो इसीलिए आज समृद्धि इस हद तक आ गई है कि कितनी समृद्धि प्राप्त करूं, ये मैं उसका भी लिमिटेशंस मैंने किया हुआ है। समृद्धि तो खूब आने को तैयार है। यानी कि ऐसी चीजें भी मेरी जिंदगी में आई कि जहां मैं अरबोपति बन सकता हूं। लेकिन वो रास्ता मैंने नहीं चुना। क्यों मालूम है? मेरे पास 5-10 हजार करोड़ भी आ गए तो मैं क्या करूंगा? मेरे को तो उससे खुशी नहीं मिलने वाली। वो मेरे बैंक में रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? मुझे असली खुशी तब मिलती जब एक आदमी के जीवन में रूपांतरण आता है। तो इसीलिए मैंने मिशन को प्राइमरी रखा और अपना जो प्रोफेशन और बिजनेस है जो उसको मैंने सेकेंडरी रख दिया, और एक लिमिट बना दी कि बस इसके आसपास मेरे पास पैसे आने चाहिए। और समृद्धि की इतनी ऊंचाइयां मैंने छू ली कि कोई चीज की जिंदगी में कमी नहीं है। मर्सिडीज में घूमता हूँ, बड़े घरों में रहता हूँ। मतलब एक आदमी को जीवन में जो चाहिए लग्जरी, वो सब मुझे मिल चुकी है। अमेरिका, लंदन, यूरोप, इधर उधर पूरी दुनिया में घूमता हूँ, बस और क्या चाहिए? और जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे, ये प्रश्न अब नहीं। बिल्कुल। मैं जानता हूँ मेरा बाप मेरा परमात्मा मुझे देने को तैयार है। वो कहता तू भरोसा है मेरे पे, बस। और मैंने सरेंडर कर दिया कि मेरा बाप मेरा सब कुछ मेरे लिए करता रहता है। He always takes care of me। बस ये भरोसा करो बस, और अपना काम करते जाओ। बोलते ना, कर्म करते जाओ, फल अपने आप देता चला जाएगा वो, बस। दोस्तों, व्यर्थ के लॉजिक में ओशो कहा करते थे कि लॉजिक इज द वर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज। तो व्यर्थ के लॉजिक में फंसकर मानव की असीम शक्तियों को नकारे ना, हमें नहीं नकारना है। ये डॉक्टर शर्मा का जीवन हमें सीख देता है कि व्यर्थ के लॉजिक में उलझकर अपनी असीम शक्तियों को ना नकारें और उनका उपयोग करके जीवन की सफलता के चरम पर पहुंचे और समृद्धि के चरम पे भी हम पहुंच सकते हैं।